हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोकसभा के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोकसभा के अधिकारियों के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, यानी कि ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। ओके। सो फ्रेंड्स, लोकसभा का पहला अधिकारी होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ओके, तो लोकसभा का पहला अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पहला अधिकारी होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। अब फ्रेंड्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का काम क्या होता है? ओके, या फिर आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। सो फ्रेंड्स, लोकसभा का जो स्पीकर है यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उसके पास वास्तव में दो बेसिक कार्य होते हैं। ओके, तो लोकसभा के अध्यक्ष के यानी कि लोकसभा के स्पीकर के दो बेसिक कार्य होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का सबसे पहला रोल होता है लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य करना, यानी कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना। ओके, तो लोकसभा के अध्यक्ष का पहला कार्य क्या है? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना। अब फ्रेंड्स, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या मतलब है? तो यहां पर आप स्क्रीन पर एक ब्लैक रेक्टेंगल देख रहे होंगे। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है, ये ब्लैक रेक्टेंगल क्या है? ये लोकसभा है। ओके, तो ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है ये क्या है? ये लोकसभा है। और इसके अंदर जितने भी मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं, ये सभी कौन है? ये सभी लोकसभा के मेंबर्स हैं, यानी कि सदस्य हैं। और मान के चलिए फ्रेंड्स कि लोकसभा का कोई सेशन हो रहा है, यानी कि कोई सत्र हो रहा है। ओके, या फिर हम सादा भाषा में बात करें, सिंपल भाषा में बात करें, तो मान के चलिए कि लोकसभा की कोई मीटिंग हो रही है। तो अब लोकसभा की इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? ओके, लोकसभा की इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा की इस मीटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का पीठासीन अधिकारी करेगा, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। तो ये जो लाल डॉट मैंने बनाया है, ये कौन है? ये लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है, यानी कि इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। और लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन बनता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, यानी लोकसभा का जो स्पीकर है, वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी बनता है। ओके, तो पीठासीन अधिकारी का क्या कार्य है? तो पीठासीन अधिकारी का प्रमुख कार्य होता है कि लोकसभा का जो सत्र हो रहा है, लोकसभा की जो बैठक हो रही है, उसकी अध्यक्षता करना, उसको प्रिसाइड करना। ओके, जैसे कि मान के चलिए फ्रेंड्स कि यदि लोकसभा में किसी मुद्दे को लेकर मतदान किया जाना है, किसी इश्यू पर वोटिंग की जानी है, तो इस मतदान को कौन अरेंज करवाएगा? इस पूरे की पूरी वोटिंग को कौन अरेंज करवाएगा? तो इस वोटिंग को अरेंज करवाने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होगी। ओके, सदन में अनुशासन कौन बना के रखेगा? तो सदन में डिसिप्लिन बनाने का कार्य किसका होगा? पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होगा। तो यदि हम सादा भाषा में बात करें, सिंपल भाषा में बात करें, तो आप ये भी कह सकते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का मतलब है लोकसभा का बॉस। ओके, तो यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब है? लोकसभा का बॉस, यानी कि जो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करे। ओके, तो स्पीकर का पहला कार्य क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना। सो आइए अब हम देखते हैं स्पीकर का दूसरा कार्य। सो फ्रेंड्स, लोकसभा के साथ एक सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट अटैच होता है। ओके, तो सचिवालय सेक्रेटरीट का क्या मतलब है? कि सचिवालय का, इस सेक्रेटरीट का कार्य होता है कि ये लोकसभा की उसके कार्यों में मदद करे, यानी कि लोकसभा को उसके कार्यों में असिस्ट करे, लोकसभा की उसके कार्यों में हेल्प करे, लोकसभा की मदद करे। ओके, तो इसका सबसे बेसिक कार्य होता है कि लोकसभा को असिस्ट करे, लोकसभा की मदद करे। अब ये जो सचिवालय होता है यानी कि जो सेक्रेटरीट होता है, तो इस सचिवालय का, इस सेक्रेटरीट का हेड कौन होता है? ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो सचिवालय है उसका हेड कौन होता है? लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इस बात का जवाब है कि लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ओके, लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से अटैच सचिवालय का यानी कि सेक्रेटरीट का प्रमुख होता है। ओके, तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सचिवालय का भी प्रमुख होता है। लोकसभा का स्पीकर लोकसभा से अटैच सेक्रेटरीट का भी हेड, उसका भी बॉस होता है। ओके, अब फ्रेंड्स आगे आपको यह समझना होगा कि व्हेन लोकसभा स्पीकर वर्क्स एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर,
then he is not answerable to the court of law for the discharge of his functions। यानी कि जब लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, उस वक्त वो न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ओके, तो डेफिनेटली जब जो स्पीकर है, लोकसभा का अध्यक्ष है, वो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, तो इस रूप में उसे डेफिनेटली कुछ कार्य करने होंगे। ओके, उसके अलावा उसे कुछ निर्णय भी लेने होंगे, कुछ डिसीजंस भी लेने होंगे। ओके, तो जब लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, तो उस समय वो जो भी कार्य करेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो उन सभी के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ के प्रति आंसरेबल नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, दूसरी तरफ यदि हम सचिवालय प्रमुख के रूप में बात करें, ओके, तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से जुड़े हुए सचिवालय का भी प्रमुख होता है। तो जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो सचिवालय प्रमुख के रूप में कार्य करेगा, तो डेफिनेटली वो वहां पर भी कुछ ना कुछ कार्य तो करेगा ही, और कुछ ना कुछ निर्णय भी लेगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिसीजंस भी लेगा। ओके, तो जब लोकसभा का अध्यक्ष सचिवालय के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, तो उस समय वह अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि ही इज आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस एज द हेड ऑफ सेक्रेटरीट अटैच्ड टू लोकसभा। जब लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से जुड़े हुए सचिवालय के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, तब वो अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, तब न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगी, लेकिन जब सचिवालय प्रमुख के रूप में कार्य करेगा, तो न्यायालय के प्रति जवाबदेह होगा। अब फ्रेंड्स, चूंकि मैंने आपको इस बात को पढ़ा दिया है कि लोकसभा का पहला अधिकारी कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, और मैंने आपको लोकसभा के अध्यक्ष के जो बेसिक कार्य हैं उसके बारे में भी समझा दिया है। तो अब इस बात को पढ़ना हमारा कर्तव्य है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। ओके, तो जो व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उस व्यक्ति को स्पीकर के रूप में कैसे चुना जाता है। ओके, तो अब हमारा क्या प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप स्क्रीन पर ब्लू कलर में एक रेक्टेंगल देख रहे होंगे। इस रेक्टेंगल में मैंने लोकसभा को ड्रॉ किया है। ओके, तो ये रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल लोकसभा है। ओके, और यहां पे जितने भी ब्लू डॉट्स हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि वो सभी मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं। अब फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे चुना जाएगा कि ये सभी जो लोकसभा के सदस्य हैं, ओके, ये सभी जो लोकसभा के सदस्य हैं, ये सभी सदस्य मिलकर अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे। ओके, तो क्या होगा कि सभी के सभी सदस्य मिलकर अपने में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे। तो यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि लोकसभा का अध्यक्ष बनता कौन है। ओके, तो लोकसभा के एक सदस्य को, यानी कि लोकसभा के मेंबर को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ओके, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है, लोकसभा के सदस्य को ही लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है फ्रेंड्स कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें वोट कौन देता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। इसका जवाब भी यही है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो ही लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं, यानी कि वो ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ओके, तो क्या है चुनाव का प्रोसीजर कि लोकसभा के ही एक सदस्य को चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और इनको चुनता कौन है, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। तो इसको यदि हम एक सिंगल लाइन में बोले तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे कि मान के चलिए इस एग्जांपल में इस लोकसभा के सदस्य को अध्यक्ष बना दिया गया। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोकसभा के अगले अधिकारी के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा का अगला अधिकारी होता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब फ्रेंड्स, आप पूछेंगे कि सर डेप्यूटी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष का क्या कार्य होता है, उपाध्यक्ष के यानी कि डेप्यूटी स्पीकर का फंक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसके दो कार्य होते हैं, और उन दो कार्यों में से उसका एक कार्य क्या होता है
कि वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि वो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। और पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब है कि वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि यदि कभी किसी कारणवश जो स्पीकर है वो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं हो। ओके, अब वो उपलब्ध नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि वो एब्सेंट है, ओके, यानी कि वो अनुपस्थित है। अब अनुपस्थिति के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए वो बीमार हैं, ओके, वो किसी अवकाश पे गए हैं, ओके, उसके अलावा वो उपलब्ध नहीं है पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनका पद जो है वो वैकेंट हो गया है, यानी कि रिक्त हो गया है, यानी कि जो व्यक्ति भी उस पद पर था अब वो व्यक्ति उस पद पर नहीं है। अब इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति उस पद पर था उसकी मृत्यु हो गई हो, यानी कि उसकी डेथ हो गई हो। इसके अलावा उस व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया हो या फिर उसको रिमूव कर दिया गया हो, यानी कि उसको हटा दिया गया हो। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, वो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए यदि उपलब्ध नहीं हो, यदि अवेलेबल नहीं हो, तो लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है, यानी कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, अब वो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य करेगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कार्य क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका कार्य है बैठकों की अध्यक्षता करना। ओके, तो यदि लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है या उसकी पोस्ट वैकेंट है, तो इस अवस्था में लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ाया, तो अब हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक है कि लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है यानी कि जो उपाध्यक्ष है उसका चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष को कैसे चुना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रक्रिया लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने के लिए है, लोकसभा के स्पीकर को चुनने के लिए है, बिल्कुल वही प्रक्रिया लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुनने के लिए भी अपनाई जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स मान के चलिए ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है ये क्या है, ये लोकसभा है, और ये जितने भी ब्लू डॉट्स हैं ये क्या है, ये सभी लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि मेंबर्स हैं लोकसभा के। ओके, अब क्या होगा कि लोकसभा के सभी सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को चुनकर लोकसभा का उपाध्यक्ष बना देंगे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया था। तो यहां पर भी वही दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन बनता है, तो लोकसभा का एक सदस्य यानी कि मेंबर ही लोकसभा का उपाध्यक्ष बनता है। उसके बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष को कौन चुनता है, यानी कि वोट कौन देता है, तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुनते हैं, यानी कि उसको वोट देते हैं। ओके, तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष जो है यदि वो अनुपस्थित हो, यानी कि वो एब्सेंट हो, तो उस अवस्था में लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। लेकिन फ्रेंड्स मान के चलिए कि यदि कभी ऐसा हो जाए कि एक ही समय पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हों, एक ही समय पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही क्या हो, अनुपस्थित हो यानी कि एब्सेंट हो, तब हमारा सवाल यह है कि इस अवस्था में सदन के पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कौन करेगा। तो फ्रेंड्स इस अवस्था में क्या होगा कि सदन के सभी सदस्य मिलकर अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को, ओके, सदन के, जैसे कि मान के चलिए कि ये क्या है, ये लोकसभा है और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये क्या है, ये सभी लोकसभा के सदस्य हैं। ओके, तो लोकसभा के सदस्य क्या करेंगे कि अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी चुन लेंगे। ओके, तो यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो इस अवस्था में लोकसभा के सदस्य मिलकर अपने में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुन लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास एक दूसरी कंडीशन भी है कि क्या हो यदि लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष
दोनों का ही पद जो है वो एक ही समय पर रिक्त हो। ओके, यानी कि इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा टुगेदर। ओके, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद और लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद एक ही समय पर एक साथ में क्या हो, रिक्त हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति ना तो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर हो और ना ही कोई व्यक्ति लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर हो। ओके, और पद जो वैकेंट होता है, पद जो रिक्त होता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति उस पद पर था उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, डेथ, उस व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया हो यानी कि उस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया हो, उसके अलावा उस व्यक्ति को हटा दिया गया हो यानी कि रिमूव कर दिया गया हो। तो किसी भी कारण से हुआ हो, हमारा यहाँ पे उद्देश्य है कि क्या होगा। ओके, क्या होगा यदि लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों ही पद एक साथ में रिक्त हों, तो इस समय सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था में क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति महोदय, ओके, भारत के राष्ट्रपति महोदय यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदन के एक सदस्य को, ओके, यानी कि सदन के हाउस के एक मेंबर को पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर देंगे। ओके, तो क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति महोदय सदन के किसी एक सदस्य को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी स्पीकर को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, यानी कि उनके पद से कैसे रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो प्रक्रिया लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की है यानी कि स्पीकर को हटाने की है, बिल्कुल वही सेम प्रक्रिया लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी हटाने की है। ओके, तो अब मैं आपको प्रक्रिया समझाता हूं, और वही प्रक्रिया अध्यक्ष को हटाने की है और वही प्रक्रिया उपाध्यक्ष को हटाने की है। तो यहां पर मैं अध्यक्ष का नाम यानी कि स्पीकर का नाम लेके आपको प्रक्रिया समझाऊंगा, और आप इस बात को समझेंगे कि ये प्रक्रिया जो है यही सेम प्रक्रिया उपाध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी स्पीकर को हटाने की भी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है यानी कि जो रिजोल्यूशन है, उसको सदन में इंट्रोड्यूस करने के लिए यानी कि सदन में पेश करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ओके, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जो है, रिजोल्यूशन जो है, उसे सदन में पेश करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स, प्रक्रिया कैसे शुरू होती है कि सबसे पहले जैसे कि मान के चलिए यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात की अग्रिम सूचना दी जाएगी कि आपको हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू की जानी है। ओके, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को सबसे पहले यह नोटिस देना होगा कि आपको हटाने की प्रक्रिया, एक एडवांस नोटिस देना होगा कि आपको हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू होने जा रही है। ओके, अब फ्रेंड्स, ये जो नोटिस, ओके, लोकसभा के स्पीकर को या लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को इस नोटिस के देने के 14 दिनों बाद, ओके, सो लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इस सूचना देने के कम से कम 14 दिनों के बाद ही सदन में कोई आगे की कार्यवाही की जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको भी हटाना है उसे सूचना देनी होगी, नोटिस देना होगा कि आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसके बाद उनको 14 दिनों का वक्त देना होगा और इन 14 दिनों में सदन में कोई भी प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती। ओके, और इन 14 दिनों के खत्म होने के बाद ही सदन में आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद मान के चलिए क्या हुआ कि मान के चलिए अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी, तो अध्यक्ष को एक नोटिस दे दिया गया और उसको नोटिस देने के 14 दिन भी पूरे हो गए। अब क्या होगा, अब डेफिनेटली सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा और क्या होगा कि सदन में स्पीकर को हटाने या डिप्टी स्पीकर को हटाने से संबंधित वोटिंग होगी यानी कि मतदान होगा, और ये देखा जाएगा कि कौन कौन से सदस्य अध्यक्ष को हटाने के पक्ष में हैं और कौन कौन से सदस्य अध्यक्ष को हटाने के विपक्ष में हैं। ओके, तो अब क्या होगा, अब सदन में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने से संबंधित वोटिंग होगी। अब हमारे पास प्रश्न उठता है फ्रेंड्स कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि किस मेजॉरिटी की, किस बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस बात का जवाब है कि लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा को उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है? प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रभावी बहुमत को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स
इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि स्पीकर को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, इस बात को मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है। आज मैं पुनः आपको एक एग्जांपल देके इस बात को समझाता हूं। तो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 543 सदस्य लोकसभा में होते हैं। अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक दिन मतलब जिस दिन वोटिंग होनी थी, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत का क्या मतलब होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज इन द हाउस। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सदन की कुल सदस्य संख्या देखनी है और उसमें से क्या करना है कि सदन में जितनी रिक्तियां हैं उनको घटा देना है और फिर इस पूरी की पूरी संख्या का 50% कैलकुलेट करना है और जो भी इस पूरी संख्या के 50% से ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमारा प्रभावी बहुमत होगा। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 543 मेंबर्स की। अब मान के चलिए कि सदन में कितनी रिक्तियां हैं, मान लेते हैं कि सदन में 13 रिक्तियां हैं। अब रिक्ति कैसे हो सकती है कि मान के चलिए यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, किसी सदस्य की डेथ हो जाए, उसके अलावा यदि कोई सदस्य इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे, उसके अलावा यदि किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ओके, यानी कि सीधी भाषा में उसको हटा दिया जाए। ओके, तो मान के चलिए इस तरह से करके सदन में कुल 13 रिक्तियां हुई। ओके, तो अब आपको क्या करना है, कुल सदस्य संख्या में से रिक्तियों को हटा देना है। तो जब आप कुल सदस्य संख्या में से रिक्तियों को हटाएंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 530। ओके, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी नंबर ले लिया है जो 13 वैकेंसीज का मैंने लिया है। ओके, तो जब आप 543 में से 13 को घटाएंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 530। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि अब ये जो 530 नंबर है इसे हम बोलेंगे सदन की प्रभावी सदस्य संख्या यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, ये क्या है, सदन की प्रभावी सदस्य संख्या। तो अब हमें इसका 50% कैलकुलेट करना है। तो 50% कैलकुलेट करने के लिए हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा 265। ओके, और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 266। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में वोटिंग हो रही है, तो यदि कम से कम 266 मेंबर्स, ओके, यदि कम से कम 266 मेंबर्स यदि अध्यक्ष को हटाने का समर्थन करें या फिर उपाध्यक्ष को हटाने का समर्थन करें, तभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पदों से हटाया जाएगा। ओके, और ये जो 266 नंबर आया है वो कैसे आया है, जब मैंने ये इमेजिन किया कि सदन में 13 रिक्तियां हैं। तो आपको हमेशा ये देखना होगा कि सदन में रिक्तियां कितनी हैं और उसके बाद ही आप पूरी चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही सदन में चल रही हो, ओके, जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने की कार्यवाही, उसके रिमूवल की कार्यवाही सदन में चल रही हो, तो उस वक्त लोकसभा का जो अध्यक्ष है यानी कि स्पीकर है वो सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ओके, तो यदि सदन में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस वक्त लोकसभा का अध्यक्ष स्वयं सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से फ्रेंड्स यदि उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया सदन में चल रही है तो लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है वो भी लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ओके, तो यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया सदन में चल रही है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के उस समय उस सत्र के लिए, ओके, यानी कि जब लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में चल रही है तब उस वक्त लोकसभा का उपाध्यक्ष सदन के पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अब फ्रेंड्स अब अगला सवाल उठता है कि क्या लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष जब इनको हटाने की प्रक्रिया सदन में चल रही हो उस वक्त क्या ये लोग मतदान कर सकते हैं। ओके, यानी कि जैसे कि मान के चलिए यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में मतदान हो रहा है, ओके, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में वोटिंग हो रही है, तो क्या अध्यक्ष को भी वोट देने दिया जाएगा। तो इस बात का जवाब है हाँ। ओके, यस। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का यह मतलब है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में वोटिंग हो रही है तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष भी पहली बार में यानी कि
फर्स्ट इंस्टांस में। ओके, लोकसभा का अध्यक्ष भी फर्स्ट इंस्टांस में यानी कि पहली बार में मत दे सकता है, वोट दे सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए वोटिंग सदन में चल रही है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी पहली बार में यानी कि फर्स्ट इंस्टांस में वोट दे सकता है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि टाई हो जाए, टाई का मतलब क्या है कि 50-50 वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए। ये मैं दोनों केसेस के लिए बात कर रहा हूं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो यदि 50-50 वाली स्थिति हो जाए यानी कि जितने लोग हटाने का समर्थन कर रहे हैं उतने ही लोग हटाने का विरोध कर रहे हैं, तो टाई वाली स्थिति में क्या होगा कि अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं होगा और ना ही उपाध्यक्ष वोट दे पाएगा। ओके, तो यदि टाई होता है तो ना अध्यक्ष वोट दे सकता है ना ही उपाध्यक्ष वोट दे सकता है, लेकिन पहली बार में अध्यक्ष भी वोट दे सकता है और उपाध्यक्ष भी वोट दे सकता है, उनके खुद के यदि रिमूवल की प्रोसेस चल रही हो। उसके बाद फ्रेंड्स मान के चलिए कि जो व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर है यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, अब उसे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करना, यानी कि वो क्या करना चाहता है, वो अपने पद से रिजाइन करना चाहता है, वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है। तो यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देगा तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेगा। ओके, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अब इसी चीज को उल्टा मान के चलिए कि यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है, डिप्टी स्पीकर जो है, उसे अब आगे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य नहीं करना, तो इसका मतलब है उसे इस्तीफा देना है, रिजाइन करना है। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, तो डेफिनेटली लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को यानी कि स्पीकर को सौंपेगा। तो ये चीज बिल्कुल उल्टी है, यानी कि स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर किसे देगा, स्पीकर को। तो ये चीज याद रखने में बहुत आसान भी है, तो इस चीज को आप लोग याद रखें। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की विशेष शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि लोकसभा के स्पीकर के पास कौन सी स्पेशल पावर्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष की सबसे पहली विशेष शक्ति है धन विधेयक के संदर्भ में। धन विधेयक का क्या मतलब होता है, धन विधेयक का मतलब होता है मनी बिल। ओके, तो लोकसभा के अध्यक्ष की सबसे पहली शक्ति है मनी बिल या फिर धन विधेयक के संदर्भ में। तो क्या है ये विशेष शक्ति। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि लोकसभा में कोई बिल प्रस्तुत किया गया, यानी कि कोई विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो मेरा सवाल यह है कि इस बात को कौन सर्टिफाई करता है कि ये बिल मनी बिल है या फिर मनी बिल नहीं है। ओके, यानी कि इस बात का निर्णय कौन लेता है कि कोई पर्टिकुलर बिल, कोई विशेष विधेयक मनी बिल है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के स्पीकर के पास है। तो लोकसभा का स्पीकर इस बात का निर्णय करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, यानी कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ओके, तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इस बात को सर्टिफाई कौन करेगा, इस बात को प्रमाणित कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इस बात को प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओके, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष की विशेष शक्ति है कि लोकसभा का अध्यक्ष इस बारे में निर्णय लेता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। और फ्रेंड्स, इस बारे में, इस संदर्भ में लोकसभा की जो अध्यक्ष की शक्ति है, यानी कि इस संदर्भ में धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष जो भी निर्णय देता है वो निर्णय अंतिम एवं लोकसभा पर बाध्यकारी होता है। ओके, तो लोकसभा के अध्यक्ष ने एक बार जो निर्णय दे दिया कि ये बिल मनी बिल है या फिर ये बिल मनी बिल नहीं है। ओके, तो लोकसभा के अध्यक्ष ने यदि धन विधेयक के संदर्भ में कोई निर्णय दे दिया कि ये बिल धन विधेयक है या फिर ये धन विधेयक नहीं है, तो उसका जो निर्णय है वो इस संदर्भ में पहली बात तो फाइनल होता है, यानी कि अंतिम निर्णय होता है। उसके अलावा उसका निर्णय सदन पर बाइंडिंग होता है, यानी कि बाध्यकारी होता है। तो ये है लोकसभा के अध्यक्ष की पहली विशेष शक्ति। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके अलावा राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का सभापति। ओके, तो राज्यसभा का सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो आप सभी लोग अब इस बात को जानते हैं कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का स्पीकर होता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का
चेयरमैन होता है, यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमारे सामने एक सवाल है। वो सवाल ये है कि यदि किसी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग की आवश्यकता पड़ जाए, तो इस अवस्था में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कौन करेगा? ओके, तो संयुक्त बैठक का मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा, ओके, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो कभी कभी इस बात की जरूरत पड़ जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठकर संयुक्त बैठक में किसी मुद्दे पर चर्चा करें। तो यदि संसद का कोई संयुक्त बैठक होती है तो इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की अगली विशेष शक्ति है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष की तीसरी विशेष शक्ति है पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि संसदीय समितियों के संदर्भ में। अब फ्रेंड्स, यहां पर आप एक बात को ध्यान में रखें कि जो संसदीय समितियां होती हैं वो ज्यादातर लोकसभा की ही समितियां होती हैं। अब जो संसदीय समितियां हैं या पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, इसका क्या मतलब होता है, इनका क्या काम होता है, इसको मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो जब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे तब मैं आपको ये बात डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझें कि किसी भी संसदीय समिति के यदि चेयरमैन को नियुक्त करना हो, ओके, यदि किसी भी संसदीय समिति के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष को नियुक्त करना हो तो उस संसदीय समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? तो उसको नियुक्त करने की शक्ति लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। ओके, तो लोकसभा के स्पीकर की विशेष शक्ति है कि वो संसदीय समितियों के अध्यक्ष को नियुक्त करता है यानी कि चेयरमैन को नियुक्त करता है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि यदि किसी संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा लोकसभा का स्पीकर भी है, ओके, यानी कि यदि किसी संसदीय समिति में लोकसभा का अध्यक्ष भी एक सदस्य है, तो यदि फ्रेंड्स किसी संसदीय समिति में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर सदस्य होता है तो वो अपने आप उस समिति का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बन जाता है। ओके, तो क्या मतलब हुआ? तो इस बात का यह मतलब हुआ कि संसदीय समितियों के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और यदि लोकसभा का अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का हिस्सा है तो उस संसदीय समिति का अध्यक्ष अपने आप लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। ओके, यानी कि यदि किसी भी संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा लोकसभा का अध्यक्ष है तो लोकसभा का अध्यक्ष स्वतः ही उस संसदीय समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये है लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की विशेष शक्तियां। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।